टेबल का सबसे मेन पार्ट है टेबल नंबर, एंड टेबल नंबर में हम लोग जो है नंबरिंग करते हैं कि ये पर्टिकुलर टेबल जो है वो कौन से नंबर का टेबल है। तो अगर हम अपने इस टेबल की बात करेंगे, यहाँ पे टेबल नंबर क्या शो कर रहा है, ये जो टेबल 2.4 लिखा हुआ है ये क्या शो कर रहा है, ये टेबल नंबर है। इसमें हम नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि हमारे पार्ट्स ऑफ अ टेबल में नंबर 1 क्या लिखा हुआ था, टेबल नंबर, तो टेबल नंबर हो गया ये। फिर है टाइटल। सेकेंड थिंग होती है टेबल के बारे में कि जो हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करता है अबाउट दी कंटेंट ऑफ द टेबल। इस टेबल के अंदर कितनी चीजें, क्या कंटेंट, किस चीज के बारे में लिखा है, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मिलती है हमें थ्रू दी टाइटल ऑफ द टेबल। टेबल की जो टाइटल होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ लिटरेसी रेट दिल्ली का बता रहा है, तो ये उसका हो गया क्या, इस टेबल का टाइटल हो गया। लिटरेसी रेट दिल्ली का बता रहा है बाय जेंडर एंड लोकेशन, मतलब उसके जेंडर और लोकेशन के हिसाब से कितनी लिटरेसी है दिल्ली की, ये इस पर्टिकुलर टेबल में बताया जा रहा है, इसलिए टेबल की टाइटल हो गई ये। जितनी इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर मिल रही है हमको, वो सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट वे में लिखने का तरीका, ऊपर हेडिंग में लिखने का तरीका ही होता है क्या, उसका टाइटल। एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉलम्स की हेडिंग होती है, ये जो कॉलम है, इस कॉलम की जो हेडिंग होती है, जैसे यहाँ लिखा है लोकेशन, कॉलम की हेडिंग को हम कहते हैं कैप्शन। क्या कहते हैं, कैप्शन। तो अगर हम कॉलम की हेडिंग की बात करेंगे उसे हम कैप्शन बोलते हैं। ये कहाँ लिखा है, नंबर 3 पे, ये हो गया नंबर 3 कैप्शन। लोकेशन हो गया क्या, कैप्शन। इस टेबल का कैप्शन कौन सा है, लोकेशन है। और इस टेबल का स्टब कौन सा है, स्टब मींस रो की हेडिंग। इस टेबल में मेल और फीमेल का रो बना है, और इस रो की हेडिंग को इस, ये तो बाइफरकेट किया गया ना। मेन हेडिंग क्या है, जेंडर, रो की मेन हेडिंग क्या हो जाएगी, जेंडर, जिसे हम स्टब्स भी बोलते हैं, तो इसे हमने नाम दिया नंबर 4। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ टेबल में। फिर हम लोग लिखते थे हेड नोट। हेड नोट मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो टेबल के लिए रिलेवेंट है, बट उसको हमें नोट बना के लिखना है, तो उसे हम अलग से टेबल के ऊपर के साइड अगर लिखते हैं तो वो हेड नोट कहलाता है। ये हो गया पॉइंट 5। फिर उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द टेबल। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन, ये अंदर न्यूमेरिकल फैक्ट्स में, न्यूमेरिक वैल्यू में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है टेबल के सेल के अंदर, सेल के अंदर मतलब ये जो रोज, ये रोज और ये कॉलम का जो ये एक एक पार्ट है उसे सेल बोला जाता है। इस सेल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है इसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। ठीक है, ये बन गया क्या, पूरा बॉडी ऑफ द टेबल। उसके बाद लिखते हैं सोर्स नोट। सोर्स क्या होता है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिला, इसके क्या सोर्सेज है, उसके सोर्स को भी हमें अलग से लिख के दिखाना पड़ता है, सो दैट पता चले कि ये सारी चीजें रिलेवेंट है। अपने मन से मन कड़न बनाई हुई कहानियां नहीं है, ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए सोर्स करके यहाँ पे लिखना पड़ता है कि कहाँ से ये डेटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया है, ये डेटा आपने कहाँ से निकाला है। सोर्स वाले कॉलम में यही चीजें लिख के दिखानी होती है। ओके, जैसे यहाँ लिखा है सेंसस ऑफ इंडिया, मीन अगर मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंसस ऑफ इंडिया जो 2011 में हुआ था वहां से निकाली है, तो मैं वहां यहाँ सोर्स वाले जगह पे उसको लिख के मेंशन करूंगी। ये हो गया 7 पॉइंट टेबल का। और 8th पार्ट क्या है, टेबल का 8th पार्ट होगा फुट नोट। फुट नोट मीन टेबल के लास्ट में जो हम नोट बना के लिखते हैं, और ये इंफॉर्मेशन टेबल से रिलेटेड होती है लेकिन बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है कि उसे हम ऊपर अलग से लिख के दिखाएं। तो एक, क्योंकि ये इससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है बट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम देख के समझ सकते थे, लेकिन समझने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए फुट नोट पे लिख के बता दिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एवरेज निकाला है तो बोल देंगे ना कि ये सारे फिगर्स एवरेज में है। अगर हमने डेसिमल के 2 ही डिजिट तक निकाला है, हो सकता है यहाँ 4, 5 या रिकरिंग डेसिमल आ रहा हो, तो यहाँ हमने लिख के बता दिया कि सेट डेसिमल के 2 ही डिजिट तक हमने वैल्यूज निकाल दी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या सारी इन्फॉर्मेशन किसमें लिखी है, नंबर, परसेंटेज में। तो परसेंटेज जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे 0.3 पे ही खत्म हो गया, हो सकता है 0.357 आगे भी हो। तो लेकिन बोल दिया ना फुटनोट में कि ये सिर्फ 2 डिजिट तक ही लिखा है डेसिमल के बाद, तो 0.3 पे जाके रुक जाएंगे, वहीं तक लिखेंगे, इससे आगे नहीं लिखेंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लिख के दिखाते हैं कहाँ पे, फुटनोट पे। ये हो गया 8th पार्ट ऑफ द टेबल।
फिफ्थ, फोर्थ क्या था? फर्स्ट पार्ट है टेबल का नंबर, सेकंड उसकी टाइटल, फिर थर्ड है कैप्शन, फोर्थ है स्टफ, फिफ्थ है हेड नोट, सिक्स बॉडी ऑफ द टेबल। मैं फिर लिख सकते हैं ये टेबल की क्या हो गई? बॉडी ऑफ द टेबल, है ना। सिक्स है बॉडी ऑफ द टेबल, देन सेवेंथ है सोर्स एंड एट वन इज फुट नोट। एक टेबल कभी कभी भी कंप्लीट टेबल कहलाता है जब उसके अंदर टेबल के सारे पार्ट्स लिखे होते हैं। अभी तो आप पार्ट समझ रहे हो, अभी आपको जब ये सारी चीजें हम लोग समझ लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो खुद से टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए टेबल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, टेबल बनाते टाइम हमें कौन सी चीजें कहाँ पे लिखनी रहेंगी, ये सारी चीजें पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ही तो बनाएंगे। ओके, पार्ट्स ऑफ अ टेबल जब आप लोग अपने नोटबुक में लिखोगे, मैं अभी नोट्स भेजूंगी आपको आज, उसको लिखने के बाद एक फॉर्मेट ऑफ अ टेबल बनाना, ठीक है। इस तरीके से देखो आपके बुक में दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर्मेट ऑफ अ टेबल। पार्ट्स ऑफ अ टेबल बनाने के बाद आपको इस तरीके से एक टेबल का फॉर्मेट बनाना है। बात समझ में आई? ऐसे फॉर्मेट बनाने से फिर यहाँ पे हमें सारी चीजें लिखी हुई दिखेंगी, जब हमें रिवीजन करना होगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, टेबल के इस पार्ट को स्टेप्स कहते हैं और कॉलम के हेडिंग को कैप्शन कहते हैं। यहाँ पे टेबल नंबर होता है, फिर टेबल टाइटल लिखाता है, टाइटल से पहले नंबर लिखा जाता है। ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी अगर हम इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे अपनी नोटबुक में। ओके, सबको बनाना है पार्ट्स ऑफ अ टेबल, नोट्स लिखने के बाद टेबल के फॉर्मेट बनाना है। फिर हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट पे, टेबल के पार्ट्स पढ़ लिए। अब क्या होता है ना, टेबल के कुछ टाइप्स होते हैं। देखो, टेबल के कुछ टाइप्स होते हैं और टाइप्स ऑफ अ टेबल को हम क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं टेबल के ऑल टुगेदर। टेबल कितने टाइप्स के होते हैं? तो अगर हम टेबल को डिवाइड करेंगे तो टेबल ऑल टुगेदर अपने थ्री टाइप्स में होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स में टेबल के तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से थ्री टाइप्स हैं वो? एक है, अगर हमें टेबल को डिवाइड करना है तो सबसे पहले उसकी या तो ऑब्जेक्टिव या पर्पस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज उसकी ओरिजिनलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। एंड थर्ड इज उसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे करने का मतलब है कि हम टेबल को क्यों बना रहे हैं, हमारा रीजन क्या, हमारा पर्पस क्या है टेबल को बनाने का। उसके हिसाब से टेबल जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अगर हम टेबल के पर्पस की बात करेंगे तो टेबल जो है वो टोटल कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप का होता है पर्पस के अकॉर्डिंग। एक पर्पस होता है जनरल पर्पस और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस, ठीक है। अब जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस का मतलब क्या होता है? जनरल और स्पेशल वर्ड आपने सुना होगा, ये वर्ड भी कॉमन हो गए। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को जनरल पर्पस के लिए हम टेबल बनाते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरल फैक्ट दे दिया गया और बोल दिया गया कि आप इसको टेबल में प्रेजेंट करो, तो आप क्या करोगे? उस इंफॉर्मेशन को आप एक प्रॉपर रोज बनाओगे, रोज की हेडिंग जैसे स्टफ, कॉलम, टेबल नंबर, टेबल हेडिंग, टाइटल, ये सारी चीजें लेके एक टेबल बना दोगे। और वो पर्टिकुलर टेबल जो है ना, उसको कोई भी यूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने अपने सेल्स के रिकॉर्ड का टेबल बनाया, ठीक है। किसी कंपनी ने अपने सेल्स के रिकॉर्ड करने के लिए टेबल बनाया। उस रिकॉर्ड को वो अगर चाहे तो उसके जो सेल्स डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोग भी उस रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि उनका कितना सेल हो रहा है। जो उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोग भी उस अपने पर्पस के लिए, ये देखने के लिए कि अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें कितनी बेटर करनी है, क्या करना है, क्या सुधार करना है, ये सारी चीजों के लिए वो देख सकता है। जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनसे कंपनी को लोन मिलता है या इन्वेस्टमेंट मिलता है, वो लोग आके कंपनी का सेल्स रिकॉर्ड देख सकते हैं। वो ये देखने के लिए ना कि कंपनी कितना सामान बेच रही है, हर साल वो कितने प्रोडक्ट्स बेचती है, तो क्या वो अच्छी अर्निंग कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ये सारी चीजें जानने के लिए भी कंपनी का वो सेल्स वाला टेबल देख सकते हैं। तो एक टेबल जो कि हर लोगों के लिए, हर पर्पस के लिए यूज हो रहा है ना, चाहे कोई भी पर्सन हो,
उसको अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर ले रहा है, तो हम उसको जनरल पर्पस टेबल बोलते हैं। बात समझ में आई? जनरल पर्पस क्या टेबल होता है? ऐसा टेबल जिसको कोई भी डिपार्टमेंट के लोग किसी भी चीज के लिए अपने पर्टिकुलर काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं बनता है, वो जनरली सबके यूज में आने के लिए बन जाता है। ऐसे टेबल को हम बोलते हैं जनरल पर्पस टेबल। इज इट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, अगर ये जनरल पर्पस टेबल हुआ तो स्पेसिफिक पर्पस या स्पेशल पर्पस टेबल क्या होता है? स्पेशल पर्पस कोई भी चीज अगर स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई तो हम उसे बोलते हैं स्पेशल पर्पस टेबल। मतलब कोई ऐसी इंक्वायरी, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी हम कर रहे हैं जो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए है ना। किसी मान लो अगर आपको सिर्फ प्रोडक्शन फिगर्स निकालना है ईयर्स का, जैसे कि नंबर ऑफ ईयर में कंपनी जो है पिछले 5 साल से वर्क कर रही है और उसका प्रोडक्शन फिगर निकालना है। ये नहीं निकालना है सेल्स रिकॉर्ड, बस आपको देखना है कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा और कितना प्रोडक्शन 2005 से लेके 2010 तक में कितना कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है। सिर्फ इतनी सी बात जाननी है। और किसको जानना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और किसी को उस पर्टिकुलर फिगर से कोई काम नहीं है, क्योंकि उनको तो कंपनी की रेवेन्यू और अर्निंग देखनी होती है ना बाकी लोगों को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर उसका प्रोडक्शन फिगर जानना है ये जानने के लिए कि उन्होंने कितना अभी 2005 से लेके 10 तक में कितना प्रोडक्शन अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की है, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस टेबल बनाएंगे, प्रोडक्शन का टेबल। और उसमें वो सिर्फ और सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि ड्यूरिंग दीज 5 years कितने प्रोडक्शन क्वांटिटी उनकी इंक्रीज हुई है। इस तरह की इंफॉर्मेशन को जो सिर्फ किसी एक पर्पस से, ओनली फॉर वन पर्पस अगर टेबल बनाया जाता है तो हम उस तरह के टेबल को स्पेशल पर्पस टेबल बोलते हैं। ठीक है? और स्पेशल पर्पस टेबल ना समरी टेबल या एनालिटिकल टेबल और टेक्स्ट टेबल भी कहलाता है। स्पेशल पर्पस यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। इस टेबल को हम और नामों से बुलाते हैं। और क्या क्या नाम होते हैं स्पेशल पर्पस टेबल के? स्पेशल पर्पस के अदर नेम होते हैं टेक्स्ट टेबल, समरी टेबल या एनालिटिकल टेबल। ये आपकी बुक में गिवन है और मैं इसलिए ये बता रही हूँ अलग से क्योंकि आपका अगर ये चैप्टर टर्म 1 के सिलेबस में है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एनालिटिकल टेबल का अदर नेम क्या है, या बोलेगा स्पेशल टेबल का अदर नेम बताओ। क्या हुआ? मैम मतलब टर्म 1 के जो सिलेबस है आपका उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे यानी एमसीक्यूज टाइप आएंगे। ओके मैम। ठीक है? आप लोगों ने सिलेबस देखना है ध्यान से। जो मैंने सेंड किया था ग्रुप में उसको देखना, टर्म 1 में क्या क्या चीजें हैं और टर्म 2 में क्या क्या चीजें हैं। और हम लोग ऐसे पढ़ाई नहीं करने वाले हैं कि टर्म 1 पहले खत्म करेंगे उसके बाद बैठ जाएंगे। हम लोग टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों चीजें ही पढ़ने वाले हैं एक साथ, क्योंकि आपके टर्म 1 खत्म होने के बाद जो कि नवंबर या दिसंबर में होगा एग्जाम, फिर जनवरी में सिर्फ एक से 1.5 महीने का टाइम बचेगा और फिर तुरंत टर्म 2 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इतने कम टाइम में हम लोग इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे बाद में, है ना, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम होना है तो बहुत डिटेल में भी पढ़ना है। इसीलिए हम लोग अभी ही इधर ही बीच में जो है सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे वो टर्म 1 के हो या टर्म 2 के हो। ये बात समझ में आ रही है? मैम हाँ। मैम एनुअल में दोनों टर्म दोनों होगा? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपके एनुअल में टर्म 1 टर्म 2 दोनों नहीं आएगा। लास्ट ईयर तक ऐसा हो रहा था, पर अभी जो अपडेटेड वाला सिलेबस आया टर्म 2 में जितने सब चैप्टर्स लिखे हुए हैं वही चैप्टर सिर्फ आएंगे, बट वो सब्जेक्टिव आएंगे। सब्जेक्टिव मीन्स उनको प्रॉपर डिटेल में आंसरिंग करनी है ना, उनको पूरा लिख के आंसर करना है। तो उधर के जितने चैप्टर्स है वही सारे आएंगे। और टर्म 1 के जो है वो ऑब्जेक्टिव है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है होता
कि ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव की तरीके से सिर्फ पढ़ेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। क्योंकि जब आप क्लास 11 पास करके निकलोगे तो आपको पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आधी अधूरी या थोड़ी सी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, तभी आप क्लास 11 पास आउट कहलाओगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग जैसे हर साल पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे, पूरा लिख लिख के पढ़ेंगे सारी चीजें। एग्जाम भले ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें ये सारी बातें पता रहेंगी तो चाहे तुमसे लिख के कोई पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे, दोनों ही वे में तो आंसर कर पाओगे। बोलो। यस मैम। तो तुम्हें अपने आप को दोनों ही वे में प्रिपेयर करना है, सो दैट क्लास 11 की पढ़ाई जो है वेस्ट ना हो। मतलब ऐसा ना कोई बोले कि तुमने 11th में कहाँ पढ़ाई की है ना, सारी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, आई विल रीसेंड द सिलेबस ऑन द ग्रुप। ओके, एंड आप लोग सिलेबस को एक बार बहुत ही ध्यान से स्टडी करना, एक बार ध्यान से देखना, दिमाग में चैप्टर्स और सारी चीजें डाल लो, किस चैप्टर को किस तरीके से कब प्रिपेयर करना है। क्योंकि जो आपका टर्म 1 का एग्जाम है वो नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में होगा, और नवंबर के स्टार्टिंग में दिवाली भी है, तो दिवाली समझो खत्म होते ही तुरंत एग्जाम स्टार्ट होगा, ऐसा समझ लो। तो टर्म 1 तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अगर आप देखोगे ना तो टर्म 1 में जो है बहुत थोड़े से चैप्टर्स बाकी हैं करने के लिए, अगर आप सिलेबस अपना देखना। तो इट डजेंट मैटर टर्म 1 का सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना तो डिटेल में ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने आप को फुल्ली नॉलेजेबल बनाना है ना। अच्छे से नॉलेज चाहिए हमें, सिर्फ मार्क्स नहीं चाहिए, सिर्फ नॉलेज भी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज चाहिए। ओके, एंड टर्म 2 के सिलेबस के लिए ऐसा नहीं करेंगे हम कि नवंबर से तो पहले एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर दिसंबर और जनवरी 2 महीने के अंदर पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगा। हो सकता है विंटर वेकेशन हो जाए, या हो सकता है स्कूल बंद रहे, या जो भी वजह हो, 2 महीने के अंदर वो टर्म 2 के सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इसलिए अभी ही हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ही हमारा इधर वाला चीजें कंप्लीट होंगी हम लोग उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। ओके, और आपके एग्जाम के पहले फिर हम लोग रिविजन कर लेंगे दोबारा से। ठीक है ना, सिलेबस में सेंड करती हूँ क्लास ओवर होने के बाद। अभी अभी आप ये देखो कि टाइप्स ऑफ टेबल में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। टाइप्स ऑफ टेबल में क्या हो गया था कि ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, ओरिजिनलिटी के बेसिस पे और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव समझ में आया सबको? ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कौन कौन से टेबल होते हैं? जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। ये क्लियर हुआ दोनों? यस मैम। यस मैम। ओके।